जोहार, मैं शहरोज़ कमर, सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म झारखंड का फॉलोअप, उसके साथ अपनी बदकही लेकर हाजिर हूँ। बदकही वो है जो कि राहत भरा एहसास कराता है। बदकही वो है जो समाचारों के विस्फोट में एक सुकून का एहसास कराता है। हमारे साथ बांसुरी वादन की एक सबसे बड़ी शख्सियत मौजूद है। हम इनके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। हमारे शहर रांची ये शख्सियत आई है, ये व्यक्तित्व आया है। आज शाम रांची वासियों ने इनके साथ मंत्रमुग्ध होकर इसके लय और लयकारी के साथ बहुत दूर की यात्रा की। मेरा आशय है पंडित रोनू मजुमदार जी से, और मजुमदार जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जैसे मंच पे कहा कि प्यार तो बहुत है, मगर रांची वासियों ने जो प्यार दिया वो हृदय के अंदर कहीं बस गया। क्या बात है, क्या बात। जैसे मैंने कहा कि जो जब भी तुझको आते जाते तू मिल जाता है, तुझ पर प्यार बहुत आता है। आपने निदा फाजली के एक शेर की भी चर्चा की कि मैंने कहा निदा साहब आपका सबसे प्यारा शेर कौन सा है? तो बोले मेरा सबसे पहला प्यारा शेर मैंने किसी को नहीं दिया अब तक, तुमको देता हूं। हुआ सवेरा छटा अंधेरा, हुआ सवेरा छटा अंधेरा, आसमां फिर जमी पे अपना सर झुका रहा है। आसमां फिर जमी पे अपना सर झुका रहा है कि देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नया जमाना बना रहे हैं। तो इसको मैंने कंपोज किया था, कविता जी गाई थी। हुआ सवेरा छटा अंधेरा, ये मेरा बना। तो ये जो सफ़र आपका है, आप मैयर घराने से हैं। आपने खुद कहा कि मैयर घराना सिर्फ घराना नहीं, एक सोच का नाम है। तो वो सोच जो है आज की नई पीढ़ी को कितना प्रभावित कर पाती है? फरमाया वो बहुत सही फरमाया आपने। उस सोच की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। वो अली अकबर खान साहब की सादगी हम ढूंढ रहे हैं। हम खान साहब, बहादुर खान साहब की वो कहते ना गुदड़ी में लाल, पुराने लोग कहते थे, तो वो आज कहीं खो सा गया है। और ग्लैमर ने कुछ भावनाओं को पीछे छोड़ दिया है। हम तो वो एक बात रईस खान साहब की याद आ गई। मैं एक संग मेरे आजा आजा सजना में बजा रहा था, तो मैंने कहा खान साहब आपने तीसरे म्यूजिक में बजा के, मैं नाम नहीं लूंगा, किन किन लोगों को आपने धो के रख दिया। ये सही शब्द है, मुझे इसका इस्तेमाल करने दीजिए। धो के रख दिया ईमान से। तो खान साहब बोले कि तू बड़ा सुरीला है, बहुत लंबी ये जर्नी है तेरी। एक बात याद रखना, अगर तू जोरी है तो मुझे अंधेरों में मिल, अगर तू जोरी है तो मुझे अंधेरों में मिल। अरे धूप में तो कांच भी चमक जाया करते हैं। तो अगर मैं इन जो दो लोगों के बाद मेरा म्यूजिक आया तीसरे म्यूजिक में, अगर इनको ना धो सका तो फिर रईस खान साहब कैसे? बोले बच्चों को तो कोई भी धो सकता है, उस्तादों को जो धो डाले उसका नाम रईस खान है। लेकिन बांसुरी की रियासत ही अलग है। बांसुरी की रियासत में उनका भी थोड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके सुर भी कहीं मन में है मेरे। हाँ, एक बात मैंने कोशिश की कि जैसे रागागिरी के लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ा तमगा दिया कि 3 पीढ़ी के 3, किसी ने कहा कि आप नंबर 1 है या वो नंबर 2 है, तो फिर उसमें रागागिरी ने कहा कि सब नंबर 1 नंबर पीढ़ी अपने अपने पीढ़ी के होते हैं। एवरी जनरेशन हैज समथिंग टू ऑफर। अगर मुझे कंपेयर करेंगे हरि जी से तो उनका भी अपमान, हरि जी को पन्ना बाबू से करेंगे तो उनका भी अपमान। ये सब लोग अपने अपने पीढ़ी में कुछ देने आए थे, तो इस पीढ़ी को मैं कुछ दे के जा रहा हूँ, जाऊँगा। जब तक जाऊँगा तब तक ये स्टाइल फॉलो करते हैं। परवीन गोलखिंडी वगैरह मेरा ही स्टाइल बजाते हैं, आप देख लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये बीनकारी हम जो मैहर का है, बाबा अलाउद्दीन खान साहब का, जो द्रुपद से आया है, आप अगर देखें तो रामपुर घराना के जो वजीर खान साहब बीनकार थे। वो बीनकारी अंग को बांसुरी में बहुत मुश्किल है। सितार सरोद में क्यों इजी है बांसुरी से, मतलब इजी, मैं सितार बजाया हूँ, इजी इसलिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ, इसीलिए कि आफ्टर ऑल वो स्ट्रिंग तार का वाद्य है, तो रुद्र वीणा भी बीनकार लोग भी तार के, तो वो कुछ कहीं ना कहीं उसकी जो खींच होती है वो उसको आप कॉपी कर सकते हैं।
बांसुरी में बड़ा मुश्किल है, बड़ी लंबी सांस लेनी पड़ती है। और मैं जो मैहर का सेवा करना चाहते हैं, बाबा अलाउद्दीन खान साहब को समझना चाहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि बीनकारी हमको ठीक से समझ। बांसुरी सुनते हुए व्यक्ति ब्रज की गलियों में गुजर जाता है, ये एहसास क्या है? ये एहसास इतना बड़ा है। एक बार तो मैं वल्लभाचार्य जी के आश्रम में मथुरा में बजा रहा था और बिहारी जी के मंदिर मैं गया और बांसुरी भूल गया। अब सोचिए मेरी क्या हालत होगी। बांसुरी भूल के बिहारी जी के मंदिर में रानेंद्र नाथ मजूमदार उर्फ रोनू मजूमदार अगर जाता है तो उसको कितना रोना आ सकता है, सोचिए। मैंने कल्पेश, मेरा शिष्य सीनियर मोस्ट, ये तो तब 2-3 साल का होगा, मैंने कहा कल्पेश बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब क्या होगा, मेरी सेवा ही नहीं होगी। मैं यूं बैठ गया सर पकड़ के बाहर ही। आप मानेंगे नहीं, इतने में एक बांसुरी बेचने वाला उतने रात को कहां से आया। रोंगटे खड़े हो रहे और सत्य है ये घटना, मेरे बिहारी जी जानते हैं सत्य घटना। मैंने कहा ये लोग तो दिन में नजर आते हैं। अरे मैंने कहा डर डर इधर आई इधर आई। तो उसको लगा कि ये मेरा चाहने वाला यहाँ कहाँ बैठा है ऐसे। बोले बोली बोली बोली। मैंने कहा भैया एक बांसुरी दे दे। बोले सब ले लीजिए। अरे मैंने कहा सब दे दे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। अच्छा देखिए बड़े रुआब से बोले इसका कीमत 150 होगा। वो सोचा कोई पारखी है तो थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, तो मैंने कहा कम बोल दिया तूने, मैं जो दूंगा वो लेना पड़ेगा। तो सोचा ये कम देगा, मैंने उसको 500-600 रुपए जो उठा दिया। वहीं बाहर बैठ के उसकी बांसुरी लेके सेवा की। जब भी कहा जाता है कि ये एक आराधना है, इबादत, ये इबादत है। और हमारे उस्ताद नासिर अहमद खान साहब तान सम्राट कहते थे हम लोगों का जात भी सारेगामा पाधा निसा है। एक खान साहब की बात आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं। मैंने इससे अच्छे शब्द किसी खान साहब के मुंह से नहीं सुना। खान साहब के पास एक बार पिताजी बैठे थे तो बोले कि उनका तस्वीर बनाने का पिताजी का मन हुआ कि मैं उस्ताद नसीर अहमद खान साहब का तस्वीर बनाऊं जो लता मंगेशकर जी स्वर साम्राज्ञी स्वर कोकिला उनको देना था। तो जहाँ पे खान साहब का गाना नीचे ही प्रभु कुंज जहाँ लता जी का मकान है वहीं पे खान साहब का गाना होना था। 500 रुपये एडवांस भी लिया। तो बोले मजूमदार जी एक बात याद रखिएगा, आप तो जमींदार फैमिली से हैं। बोले कि ये जो हिंदुस्तान की ये जो दो ताकत है, एक हिंदू एक मुसलमान, उनकी दोस्ती कैसी होनी चाहिए मालूम है आपको? पिताजी बोले आप ही बताइए। तो बोले कि आप हमारे साथ रोजे रखें और हम आपके साथ गणपति लाने जाएं। खान साहब की वो बात मेरी उम्र 11 साल और जिंदगी भर याद रहेगी। खान साहब ने एक बंदिश मुझे सिखाई थी, वो याद आ गई आज। मियाँ की तोड़ी ऐसे ही नहीं, तान सम्राट उनके लिए निदा फाजली ने लिखा था कि तान सेन की सानी है इसे कद्र करो, अरे ये तानों की रवानी है इसे कद्र करो। खान साहब कुछ गर्दिश के दौर से गुजर रहे थे तो निदा फाजली को बहुत दुख हुआ। ऐसी तान, ये कोई वो अवार्ड नहीं है जो गवर्नमेंट देगा, ये वो अवार्ड था जो मोहल्ले में, वो चबूतरे में, आंगन में, उस्तादों के दावत में ताने सुन के उस्तादों ने डिसाइड किया था कि ये तान सम्राट है। सारे उस्तादों ने मिल के उनको ये खिताब दिया था। तो ये खिताब लेना आसान नहीं है जो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब दिल्ली वालों ने लिया था, उस्ताद चांद खान साहब के भतीजे। तो ये बंदिश सुनिए। पार करो तुम अब मोरी नैया, पार करो तुम। राशिद भी गाते हैं इसको और उनको भी याद है क्योंकि रामपुर से ही हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया पार करो तुम अब मोरी नैया, दुख दरिद्र सब दूर करो तुम, दुख दरिद्र सब दूर करो तुम, तान रस खान किले वो खबरिया, गंज सखर की, गंज सखर की, गंज सखर की, लाड लड़ैया पार करो तुम। अब ये तान गाने की गुस्ताखी की है तो खान साहब तान सम्राट के गले में ही सुनना चाहिए। तो बहुत बुजुर्गों की याद आती है। आप लोग इनाम से पुरस्कार से बहुत आगे हैं। आप लोगों के लिए वो कोई चीज़ माने नहीं रखती है।
लेकिन फिर भी जैसे ऋषिकेश हैं, भाई है, हमारा छोटा आपका बच्चा है, तो उनके लिए जैसे अभी आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तो ये जो पुरस्कार होता है या सम्मान होता है, ये कितना प्रोत्साहित कर पाता है कलाकार? झूठ होगा। सत्य तो बात यह है कि इससे बहुत मिलता है। मैं धुआं बन के जहाँ से चला जाऊंगा, मैं धुआं बन के जहाँ से चला जाऊंगा, मेरे सुरों में ढूंढा करेगी दुनिया मुझको। ये 2 लाइन लिखने का प्रयास किया मैंने। गीतें गज़लें भी लिखता रहा मैं बांसुरी के साथ। तो मैं गवर्नमेंट से या जो भी संस्था है उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डिज़र्विंग लोगों को मुझे ना दें तो ना दें। डिज़र्विंग लोगों को ना देने से कहीं ना कहीं एक का मैसेज पब्लिक में जाता है और जिससे बड़ा नुकसान होता है, उस विधा का नुकसान होता है जिस विधा से लोग जुड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें इतना अन्याय है तो ये क्यों सीखें। तो ऐसा ना करें। तो मगर शिव जी ऐसा बिस्मिल्लाह था कि ये पन्ना बाबू वाला काम इसने संतूर में किया। तो चाचा जी से मैंने कहा कि बहुत अवार्ड। बोले धन्यवाद क्यों कह रहे हो, तुमको ना देते तो किसको देते। तो ये अवार्ड था उस दिन मुझे ये अवार्ड होता है कि बांसुरी जो है प्रेम कहा जाता है बांसुरी को, और वो जो उसकी जो लय होती है, तो ये लयकारी दरअसल आपने सीखी कहाँ से और जानी कहाँ से? देखिए लयकारी का जो पुट है वो तो रविशंकर जी ने डाला। वो चीज कहते थे तो लय के साथ सब मैं कहूँ बिरजू जी भी लोग कहते हैं। तो वो सिस्टमैटिक हो, वो लय जो लोगों को झूमने पे मजबूर वो का नाचता है तो उसका रिदम देखा तुमने? मैंने बोला गुरुजी हाँ। बोले उसका रिदम अच्छा है या तुम्हारा ये सब है मात्रा गिरी करोगे? लयकारी वो करो जो लोगों को झूमने पे मजबूर कर दे। कहते हैं कि कान्हा के पास 3 प्रकार की बांसुरी हुआ करती थी, है ना? तो आज जो बांसुरी हुआ करती है वो आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? देखिए मैं एक तो कान्हा की बांसुरी जो छोटा वाला मानते हैं हम लोग संगीत, जिसमें कान्हा ने बजाया और गोली के लत नंदलाल बिरज में कान्हा ने धूम मचाई बिरज में होली के लत नंदलाल। तो ये सब वो उन्होंने बजाया, ऐसा कहा जाता है। काफ़ी की होरी जिसमें ब्रिज में तो वो, और ये पन्ना बाबू ने जो फ्लूट आविष्कार किया, पन्नालाल घोष जी ने, ये जो सफ़ेद 3 की बड़ी ये तो, और एक शंख बांसुरी जब आपने देखी उसका आविष्कार, मैंने कहा ये कहना अहंकार होगा, आविष्कार नहीं, मैंने उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि जब मैं मॉस्को गया तो बीनकारी अंग असंभव था ये पन्ना बाबू वाले बांसुरी में बजाना, क्योंकि मंत्र सप्तक का आलाप कैसे करें हम, ये कैसे होगा। तो पंडित जी बोले कि मैहर का सेवा वो सब नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, वो नाम जो लिए उन्होंने मैं नहीं ले पा रहा हूँ। विश्व रत्न ने मुझे वो सब कहा 1988 में। बोले तुमको मैहर का बजाना है, लोग मैहर का नाम लेते हैं मगर मैहर जैसा बजाते नहीं। मेरे आंख में आंसू आया। सुबह 6 बजा था, इससे आगे मैं नहीं कह पा रहा हूँ। आके बहुत, मैंने एक फ्लूट मेकर थे MM पई, वो साइंटिस्ट भी थे, तो मैं उनके चरणों में गिरा। वो कैंसर से बाद में गुजर गए। मैंने बोला पई साहब मुझे ये 4 होल का तो पन्ना बाबू देख ऐसे करके बजाते थे, आप फोटो भी देख सकते हैं नेट में भी, पन्नालाल घोष जी के ऊपर द गॉड ऑफ बांसुरी करके बुक भी निकला। तो उसी को ले गया उनके पास। मैंने बोला इसको 6 होल का पूरा क्यों नहीं बना सकते? तो 5-6 बांसुरियाँ उनके हाथ से टूटी, फिर एक जो आज बना ये ओरिजिनल है, उनका बनाया हुआ। इसका प्रतिरूप मेरा लड़का बजा रहा था, ओरिजिनल मेरे पास है, आप वो उसको दे दूंगा। आप तो खुद भी शायद बनाते भी हैं। मैं बनाता हूँ और एक उसमें कार्य अभी चल रहा है
उसकी प्रेरणा मुझे इलाहाबाद में मिली थी। और उस बांसुरी को आप लोग एक अजीब झंकार उसमें देखेंगे, बन जाए बस इतना आशीर्वाद दीजिए। कुछ न कुछ उसमें बीनकारी का आपको और भी मजा आएगा। मैं बूढ़ा होने से पहले वो करना चाहता हूँ। जवान है और जवान रहेंगे। आप आशीर्वाद दीजिए। और दूसरी बात ये है कि कलाकार जो होता है संवेदनशील होता है और नाजुक भी होता है। वो तो वही तो उसका दोष है और वही गुण भी है। बोले कि वो बोलता है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए बेबाकी से जो भी बात आपके मन में हो, दुनिया से कहना चाहते हो, आप कहें। जरूर जरूर कहूँगा, जरूर कहूँगा। और इसीलिए कहते हैं कि खुशी के तान से गम का आलाप ज़्यादा मीठा होता है। तो वो जब गम मुझे लोगों ने दिया तो अभी नेपोटिज्म की बात होती है, तो वो नेपोटिज्म का शिकार तो मैं भी हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि होम्योपैथिक के डॉक्टर को कौन चांस देगा। आज सुशांत सिंह राजपूत चले गए तो नेपोटिज्म की बात होती है। अरे वो तो झेले, पंचम दास जैसा कौन झेलेगा। आर डी बर्मन को अमर प्रेम के लिए नहीं दिया फिल्म फेयर अवार्ड। आप पंचम अनफिनिश्ड जर्नी में देख सकते हैं मनोरी दास जैसे किंग सैक्सोफोन का मर गया। अभी कौन जन्म लेगा बासु मनोरी में से। उन्होंने बोल दिया पंचम को बहुत दुख हुआ, राम लखन पहले पंचम को साथ सीटिंग किया था सुभाष घई ने। तो अभी इतना सब जब इंडस्ट्री में होता रहा तो मैं कौन हूँ, मैं भी झेला, बहुत दुख झेला मैंने। मगर इतना ही कहूँगा, जिसको डिफिकल्ट से सक्सेस उसको ही सक्सेस का मतलब मालूम होता है। फिल्मों का सफर कैसा रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त रहा, इसके लिए कि वहाँ अगर पंचमदा नहीं ले जाते तो किशोर कुमार थोड़ा ही मिलते, वहाँ नहीं जाता तो आशा जी का थोड़ा ही मेरे घर में आती। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, ये सब गाना मैं क्या बजा पाता। वो बहुत कुछ सीखा। वेस्टर्न म्यूज़िक तो वहीं सीखा। स्टैनली गोम्स जिनका मैं नाम लेना एकदम ज़रूरी समझता हूँ, एक गुरु वो भी थे। तो कॉर्ड हारमोनी जो होता है, काउंटर मेलोडी, कॉर्ड हारमोनी, ऑब्लिगाटो, बेस लाइन, बेस क्लिप और सैक्सोफोन क्लिप अलग है, और ब्रास सेक्शन, वुडविंड सेक्शन, ये सब सिम्फनी मैं जो बनाया, फ्लूट सिम्फनी ट्रिब्यूट टू मोजार्ट, ये मैं स्टैनली गोम्स की वजह से कर सका। गोम्स अंकल के पास मैं बैठ जाता था जब फिल्म सेंटर में एसी ऑफ हो जाता था तो सब कोई म्यूजिशियन घूमने जाते थे, कोई सिगरेट पीने, कोई कुछ, अंकल के चरण में बैठ के वेस्टर्न म्यूजिक सीखता था। एक आखिरी सवाल है महाराज, वो ये है कि फिल्मों में आप रहे और बात फ्यूज़न की भी कही जाती है, और इन दिनों फ्यूज़न हर कोई प्रस्तुत करना चाहता है। तो क्या फ्यूज़न दरअसल उसकी वजह या कारण यही है कि ताकि क्लासिकल या सेमी क्लासिकल से अलग होकर लोग फिल्म की ओर जाएं? नहीं, दरअसल बात इसमें थोड़ी दूसरी है, क्योंकि कपड़े में भी फ्यूजन आने लगा, पैंट के साथ कुर्ता को मिला दिया गया, थोड़ा सा फ्यूजन है ना, तो इसीलिए। मगर कन्फ्यूजन तब होती है, फ्यूजन के लिए एक त्रिलोक गुरुतु जी का मैं नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत काम किया। एक ड्रम का बादशाह, एक ड्रम का भगवान कहा जाता है, या भगवान तो किसी को कहना नहीं चाहिए, भगवान क्योंकि कभी गलती नहीं करता, एक संज्ञा दे दी गई, खैर बादशाह ही कहना ठीक है। तो उन्होंने कहा एक चीज़ कि फ्यूजन करने से पहले, फ्यूजन मतलब दो विधाओं को मिलाना, तो जो दो प्रमुख विधाओं का पहले ज्ञान हो तभी आप मिला सकते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो वो अभी होता नहीं है, कॉकटेल हो रहा है ज़्यादातर। इसीलिए वो मैं कह रहा हूँ, जो फ्यूजन करते हैं उनको थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक सीख लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप हंसोध्वनि बजा रहे, नहीं सर मेरा जो सबसे पॉपुलर पीस है डांसिंग विद द विंड, अगर इसमें लुई बैंक्स ने बजाया था मेरे साथ, तो लुई बैंक्स को बोलना तो पड़ेगा मुझे क्या कॉर्ड बजाएंगे वो, नहीं तो वो कुछ भी बजाएगा तो मेरा हंसोध्वनि का क्या होगा। आपका बच्चा आपके साथ है ऋषिकेश, और अच्छा कर रहा है। अब मैं, हालांकि ये शिकायतें की जाती है कि नई पीढ़ी, नई नस्ल क्लासिकल संगीत की ओर आती नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे सवाल नहीं कर सकता बावजूद, लेकिन दर्शकों के लिए सवाल तो है, क्या ये है अभाव कि नई पीढ़ी दूर भाग रही है क्लासिकल संगीत से? नहीं, क्लासिकल से दूर नहीं भाग रही है, मगर क्लासिकल से सक्सेस चाहती है, ये मुसीबत हो गया है। क्लासिकल में सक्सेस थोड़ा देरी से मिलता है, ये उनको समझना पड़ेगा। क्लासिकल वो शास्त्रीय संगीत है, एक्चुअली वो राग संगीत है, वो शास्त्रों का संगीत है, या वो पुराने बुजुर्गों का बनाया हुआ चीज़ है, उसमें ऐसा करना बराबर नहीं है। वो चाहते हैं कि इसमें फिल्म का सक्सेस मिले, तो ये अभिजात्य संगीत है, फिल्म का सक्सेस इसमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो आम लोगों का संगीत है, ये खास। वैसे अकबर के वहाँ भी देखिए दरबार आम, दरबार खास में तानसेन गाते थे, दरबार आम में लोक संगीत गाते थे। अरे ये दोनों एक कैसे हो सकता है?
फिर आके सोचते हैं कि अरे सोनू निगम का अभी मुझ में कहीं वो इतना पॉपुलर हो गया, मेरा ये मालकोंस इतना पॉपुलर है। मालकोंस खास लोगों के लिए है, ये बात को समझना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत में आने वाली ये समझ लें कि ये आग पे चलने का है, आग के दरिया पे कूदने जैसा है, तलवार के धार पे चलने जैसा है। अगर तैयार है तो फिर आइए, नहीं तो किया तौर पे लेना ही अच्छा है। इसको फुल टाइम लेके अपना भी जिंदगी खराब करें और लोगों को भी खराब म्यूजिक सुनाएं। क्या गुरु शिष्य परंपरा टूट रही है क्या संगीत में? क्योंकि आजकल गुटबाजी देखने को आती है। थोड़ी सी टूटती हुई भी नजर आती है और थोड़ी सी रहती हुई भी नजर आती है। टूटती हुई इसीलिए नजर आती है कि शिष्यों में वो समर्पण, अभी एक थोड़ा मजाक का बात मैं बोलूंगा, वो इसीलिए कि किशन महाराज बोलते थे और उनके जैसा मैंने विद्वान नहीं देखा। वो सही जगह पे सही बात करने वाला बोले, लालची गुरु कपटी चेला, लालची गुरु कपटी चेला होए नरक में ठेली ठेला। तो ऐसी बात बोले तो उसमें ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं बोला चाचा जी, बोले हाँ यही कहो तही तो के गुरु भी समझा तो कि इसे कहा हम ले ही इकर सोना का हार एक गले में अच्छा हो, और शिष्य सोचा था कि हम विद्या चोरी कर। अब तो दोनों जगह पे गड़बड़ हो गया है कहीं ना कहीं, मगर खत्म नहीं हुआ है। संकट मोचन मंदिर पर जो आयोजन होते हैं उसकी भूमिका कितनी है? उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए कि बनारस में जहाँ रस बनता है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं महिला है कि हरिश्चंद्र घाट के पीछे सोनारपुरा में मैं रहा, फिर राजघाट घसियारी टोला रहा, फिर सारनाथ में भी रहा, फिल्मिस्तान बांस फाटक में भी रहा, 2-2 साल हर जगह। तो खैर वहाँ पे हम लोग पैसा नहीं लेते, हम तो जाते ही हर साल। अगर भारत में रहे तो इस साल शायद जाएंगे, इस साल मुझे लगता है। लास्ट साल मैंने ऑनलाइन बजाया क्योंकि कोविड चरम पे था। वो 5 दिन तक सभी कलाकार और जो महंत जी, वीरभद्र जी जो थे सीनियर महंत, वो मेरे डॉक्यूमेंट्री जो बांसुरी वाला फिल्म डिवीजन ने बनाया, वो लोग बनारस पहुंच गए। उसमें इतनी बड़ी बातें उन्होंने मेरे लिए कही, शायद वो ब्रह्म वाक्य जैसे आशीर्वाद थे। और अभी जो छोटे महाराज जी हैं अपने विश्वम्बर जी, वो भी कलाकारों का चयन करते वक्त बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई अगर नाम नहीं है और वो अच्छा है और वो कहीं से रह ना जाए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो 5 दिन 6 दिन चलता है, मुझे लगता है 6 दिन। एक होम्योपैथ का डॉक्टर कहाँ संगीत में आता है? देखिए, ये तो पन्नालाल घोष जी का आशीर्वाद है। उन्होंने एक बात पिताजी से कहा था कि भानु, मेरे पिताजी का नाम, बोले तूने तो बहुत लेट शुरू किया, देरी से, अब जो पुत्र होगा उसको बांसुरी देना। और अचानक उनकी 1960 में मृत्यु हो गई। फील्ड खाली हो गया, हरि जी आए, हरि जी को फील्ड खाली मिला, मुझे नहीं मिला खाली। मैंने जितना नाम बनाया वो हरि जी के रहते हुए बनाया, तो मेरी राह और कठिन थी। जब कोई सामने रहता है और इसीलिए मुश्किल होता है नाम बनाना, और तभी स्टाइल बनाना भी मुश्किल होता है। एक्सेप्ट नहीं हुआ मुझे जल्दी शुरू में, क्योंकि जो हरि जी का फोटो कॉपी बजाते थे उनको जल्दी वाह मिला। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा अलग स्टाइल था। पन्ना बाबू का 7 होल मैं लेके आया वापस। पन्ना बाबू, हरि जी तो 6 होल बजाते हैं, मैं पन्ना बाबू का दोबारा लाया, और इसीलिए मुझे जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिला, इंतजार करना पड़ता है। अभी 9 होल वाला तो कर्नाटिक वाले बजाते हैं। अच्छा, मेरा बेटा एक थंब का भी लगा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू रास्ता दिखा तो वो 8 होल तो बजाने लगा। मेरे से थोड़ा आगे जा रहा है वो, मुझे खुशी है। जब भी बाप अपने बेटे से हारता है अगर, तो उसको जीत का एहसास होता है। और अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, मगर टेक्निकली जो उसने थंब के नीचे होल को मीड़ ले रहा है, तो मुझे खुशी होती है। मैंने भी लिया, मगर वो जल्दी शुरू करना पड़ता है, उसने सही उम्र में शुरू। मैं बहुत बहुत आभारी फॉलोअप टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं हम। मैं भी फॉलोअप टीम को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मोहब्बत और बहुत सारा एनर्जी दे रहा हूँ। आप सब खुश रहें और संगीत का आनंद लें। तो मैं था शहरोज कुमार, हमारे साथ थे साथी ऋषभ, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसे डॉक्टर थे जो कि बांसुरी की धुन से लोगों को सुकून भरा इलाज दिया करते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in